हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ये आपका क्लास 10 का साइंस का सेट 2 है। इसमें इम्पोर्टेंट 40 क्वेश्चन को बताया जाएगा जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। चलो देखो क्वेश्चन 1। दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? दाढ़ी जो बनाते हैं हम लोग तो कौन सा दर्पण से बनाते हैं? तो ये अवतल दर्पण से बनाते हैं। अगला, गोली दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? गोली दर्पण की फोकस दूरी जो है एफ और वक्रता त्रिज्या आर बराबर क्या संबंध है? तो एफ बराबर होता है आर बटे 2। तो फोकस दूरी जो है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो बी नंबर सही है। और ये भी लिख सकते हैं आर जो है वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगुनी होती है, ये भी याद रखना। आर बराबर 2 एफ और एफ बराबर आर बटे 2। प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित रहती है, मैंने नहीं बदलती है? तो आवृत्ति जो है नहीं बदलती है। अगला, 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता है। उत्तल लेंस दिया है, उत्तल लेंस दिया है मतलब ये प्लस में होगा, और अवतल देता तो माइनस में होता। अब बना लो सवाल। देखो 4 नंबर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। 1 मीटर फोकस दूरी वाली, फोकस दूरी दिया है 1 मीटर, उत्तल लेंस की क्षमता, तो क्षमता P बराबर होता है 1/f। तो 1/1 बराबर 1। लेंस की क्षमता को मापते हैं डायोप्टर में। अब ये उत्तल लेंस है इसलिए 1 + 1 डायोप्टर होगा। अगर अवतल रहता तो -1 डायोप्टर होता। याद रखना, लेंस की क्षमता का SI मात्रक डायोप्टर है। अगला, 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की फोकस दूरी, देखो यहाँ अवतल लेंस दिया है और उसकी फोकस दूरी पूछा है, तो फोकस दूरी F बराबर क्या होगा? 1 क्षमता P बराबर 1/f और F बराबर 1/p होता है। तो इसको बनाओ, F बराबर 1/p तो 1/4, तो आएगा 0.25। ये मीटर में आएगा, इसको सेंटीमीटर में बदलो तो 100 से गुना कर दो तो 25 सेंटीमीटर आएगा, तो बी नंबर हो जाएगा सही। अब आगे, वाहन के अग्रदीप, अग्रदीप जो है हेडलाइट, अग्रदीप जो है हेडलाइट, इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण। और जो वाहन का पश्च दृश्य देखने के लिए, पीछे का दृश्य देखने के लिए जो शीशा लगा रहता है, जैसे कार तार के इस तरह कार है, इस तरह दोनों तरफ जो शीशा लगा रहता है वो पश्च दृश्य देखने के लिए माने साइड मिरर के रूप में, तो वो उत्तल लेंस रहता है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता हुआ क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो दृष्टि पटल पे, इसी को रेटिना बोलते हैं। दृष्टि पटल को ही रेटिना बोला जाता है। अगला, सामान्य नेत्र की दूरबिंदु, दूरबिंदु अनंत होती है और निकट बिंदु जो है 25 सेंटीमीटर। अगर निकट पूछ ले, मानव नेत्र की निकट 25 से नीचे हम लोग स्पष्ट नहीं देख सकते। नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? नेत्र में जाने वाली प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है? ये करता है परितारिका, इसी को हम लोग आइरिस बोलते हैं, IRIS। अब अगला, मानव नेत्र में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या है? मानव नेत्र जो है प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होता है? वास्तविक और उल्टा। तो उल्टा और वास्तविक। 1 kWh किसकी इकाई है? तो ये ऊर्जा का, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, लेकिन ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक kWh होता है, मतलब किलोवाट घंटा, इसलिए ऊर्जा होगा। कूलम किसका SI मात्रक है? आवेश का, तो विद्युत आवेश का SI मात्रक कूलम। अब चलो आगे, विद्युत मोटर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विद्युत मोटर को पहले बिजली देते हैं तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो कहाँ है? हाँ, ऑप्शन नंबर बी। जल का विद्युत अपघटन, जल जो है टूटता है, H2O टूटता है H2 और O2 में। जब भी कोई चीज़ टूटे तो इसको वियोजन या अपघटन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला, CuO+H2, इसमें जो है बना Cu+H2O, तो किसका उपचयन हुआ है, मैंने ऑक्सीडेशन, तो हाइड्रोजन का हुआ है। अब देखो ये चित्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये चित्र देखो अच्छा से। ये चित्र में क्या है? परखनली है, कॉपर सल्फेट का विलयन है, लोहे का कील है, लोहे का कील और कॉपर सल्फेट विलयन, तो इसके बीच जो अभिक्रिया होगा तो ऐसे होगा। देखो इधर FeSO4 + Cu, तो ये बनेगा, मतलब Fe + CuSO4 में विस्थापन अभिक्रिया होगा, Cu बाहर और FeSO4 बनेगा, इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। चलो आगे, निम्न में से कौन प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है? प्राकृतिक सूचक क्या होता है? यहाँ पे लिटमस पेपर होगा, हल्दी, लिटमस पेपर। किसी विलयन का pH मान 10 है तो विलयन क्या होगा? pH मान 10 है मतलब क्या है? क्षार है।
अम्ल का पीएच मान 7 से कम, क्षार का पीएच मान 7 से अधिक, उदासीन विलयन का पीएच मान 7 तक। नीचे दिया गया चित्र क्या दर्शाता है? ये चित्र जो है क्या दर्शा रहा है? ये चित्र क्या दर्शा रहा है? तो ये चित्र दर्शा रहा है सांद्र अम्ल जो है, मतलब अम्ल और क्षारक से बच के रहना चाहिए, वही है, चेतावनी है। सांद्रम तथा क्षार वाले बर्तनों का चेतावनी चिन्ह। अब आगे, इमली में कौन सा अम्ल होता है? इमली में कौन सा अम्ल होता है? तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, टार्ट्रिक। कौन अधातु, देखो अधातु पूछा है, कौन अधातु कमरे के ताप पर द्रव है? अधातु पूछेगा तो ब्रोमीन, और धातु पूछता तो पारा। यहाँ धातु पूछा इसलिए ब्रोमीन होगा। निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग अग्निशामक में किया जाता है? तो सोडा अम्ल अग्निशामक में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट का प्रयोग किया जाता है, इसी को बोलते हैं NaHCO3। अब आगे, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर आधारित है। मेंडलीव का आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। इनमें से कौन धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? सबसे अधिक अभिक्रियाशील है पोटेशियम। अब आगे, पृथ्वी की भूपरपट्टी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की भूपरपट्टी में तत्व या यौगिक को क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है उसको खनिज बोलते हैं। प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल, NOL, OL माने एल्कोहल, OL मतलब क्या हुआ? एल्कोहल, OH लास्ट में लगता है इसका, OL। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या नहीं होता है? क्या नहीं होता है पूछा है, तो कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता है, ऑक्सीजन मुक्त होता है। फ्लोएम, फ्लोएम क्या काम करता है? भोजन का परिवहन करता है। जाइलम जल का परिवहन, तो ये किस दिशा में होता है? दोनों तरफ होता है, क्योंकि भोजन पेड़ को ऊपर भी चाहिए, जैसे पेड़ है इसको ऊपर भी भोजन चाहिए, नीचे में चाहिए, पत्तियों में बनता है और पेड़ पौधे के सभी भागों तक जाता है। वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन, इसको वृक्काणु भी बोलते हैं, इसको सही से लिख लेना, वृक्काणु, वृक्काणु, इसको नेफ्रॉन भी बोला जाता है। जैसे मानव की शरीर की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को सिखा है, उसी तरह वृक्क जो है इसकी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई वृक्काणु या नेफ्रॉन है। फल को पकाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? फल किससे पकता है? एथिलीन से। एस्ट्रोजन जो है मादा हार्मोन है, ये तो अंडाशय से स्रावित होता है, ये नंबर हो जाएगा। अगला, नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं? तो नर युग्मक और मादा युग्मक जो है उसके संलयन को निषेचन बोलते हैं, निषेचन। लेकिन नर युग्मक और मादा युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है, युग्मक के मिलने से युग्मनज बनता है। युग्मक का अगुणित, युग्मनज द्विगुणित। अब देखो चित्र है, ये NCERT का चित्र है, तो चित्र क्या दर्शा रहा है? चित्र दर्शा रहा है, ये चित्र किसका है? तो ये है मुकुलन विधि, हाइड्रा में क्या है? मुकुलन विधि, तो मुकुल हो जाएगा आंसर इसका। अब आगे, पक्षी और चमगादड़ का अंक क्या है? दोनों का काम ही है उड़ना, लेकिन ये समरूप अंक है, जिसको असमजात अंक बोलते हैं, इसको समरूप भी बोला जाता है। मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? आनुवंशिकता का नियम दिया था मेंडल, तो अपना प्रयोग मटर के पौधे पर किया था। इनमें से कौन उत्पादक है? उत्पादक माने जो किसी चीज़ का उत्पादन करता है, तो क्या होगा? उत्पादक में पेड़ पौधे आएगा, तो पेड़ पौधे के बदले यहाँ घास दिया तो घास होगा। किसी आहार श्रृंखला में शाकाहारी जीव का निर्माण होता है। आहार श्रृंखला क्या है? जीवों का क्रमबद्ध एक दूसरे का खाना, पहले उत्पादक आता है फिर शाकाहारी जीव, तो इसको बोलेंगे प्राथमिक, प्रथम पोषी स्तर या प्राथमिक उपभोक्ता। ओजोन परत के अपक्षय, ओजोन का सूत्र O3 होता है, इसका परत का अपक्षय के लिए कौन जिम्मेदार है? CFC गैस। ये जो है फ्रिज और AC से निकलने वाली गैस है, फ्रिज और AC में निकलता है। इनमें से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? लकड़ी, इसका मतलब हुआ तुम्हारा जीव जंतुओं से कौन बना है? तो लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा, कोयला। लकड़ी बना है, गोबर गैस बना है, कोयला बना है, तो ये नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये नाभिकीय ऊर्जा जो है नहीं है। आगे, अब आगे है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा उत्पादन के लिए पवन की चाल न्यूनतम कितना होता है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा या उससे अधिक। 15 किलोमीटर याद रखना, प्रति घंटा और उससे अधिक। पवनों का देश डेनमार्क को कहा जाता है, ठीक है, याद रखना, हो गया।